हम देखेंगे कि कोलिजन की कंडीशन, हम कोलिजन के लिए क्या कर सकते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में अगर कोलिजन की बात होगी तो क्या होना चाहिए इसकी। कोलिजन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, किसी एक बॉडी को रोकना है। जैसे मान लो इस तरह का सिचुएशन अगर मेरे पास हो, एक बॉडी यहाँ हो और दूसरी बॉडी यहाँ हो, ये मान लिया हमने बी नंबर बॉडी है और ये ए नंबर बॉडी है। तो अगर आसान कंडीशन क्या होगी, इस कंडीशन को आसान कब समझा जा सकता है, जब इस बी को रोक दिया जाए और ये ए जाके इसको टक्कर मारे। जब बी को रोका और ए जाके उसको टक्कर मारा तो सबसे आसान काम है। मतलब अगर मैं इसको ऐसा बोलूं तो मुझे बोलना पड़ेगा ए की जो वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, इस ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के पोजीशन की तरफ होना चाहिए। इसको बी के पोजीशन की तरफ होना चाहिए, तभी जाके कोलिजन हो सकता है। ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर 1 2 के हिसाब से नाम दोगे, अगर इसका नाम 1 दे दोगे, इसका नाम 2 दे दोगे, तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन ओके, वेलोसिटी किसकी 1 की, या किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 के रिस्पेक्ट में। इसका डायरेक्शन मतलब ये लिखना होगा, इसका डायरेक्शन मतलब ये लिखना होगा, मतलब 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 2 के पोजीशन की तरफ होना चाहिए। तो पोजीशन किसका, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ऐसा होगा तब टक्कर होता है। इसको बोलने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये है पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और बात ऐसी है, ए का मतलब तुम ऐसा भी कर सकते हो, ए मतलब 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 2 के पोजीशन की तरफ हो, तभी टक्कर हो सकता है। इस पे सवाल ही मिलता है, आपको यूनिट वेक्टर सॉल्व करना होता है तब क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कंडीशन इसकी कोलिजन की ऐसी, तब जाके टक्कर हो। इस पे क्वेश्चन से सीखना पड़ता है, क्वेश्चन से सीखते हैं तब जाके बात बनती है। जैसे मानो मेरे पास एक सवाल है जिसमें 2 बॉडी है ए और बी। एक कंडीशन देता हूं मैं ऐसे, एक बॉडी को ऐसे फेंक रहे हैं, दूसरी बॉडी को ऐसे फेंक रहे हैं। एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। ए की वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ए की वेलोसिटी को मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी को मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको इस तरीके से फेंका। बीच का जो एंगल है ये मान लो थीटा है, कोई बीच का एंगल थीटा है, और इनके बीच का कुछ गैप है, मान लिया हमने x। इस तरीके से इसको फेंका गया है। हम चाहते हैं कि टक्कर हो, हम चाहते हैं कि टक्कर हो, और कोलिजन के लिए हम चाहते हैं ये बॉडी कहीं न कहीं जाके टकराए। ठीक है, अब इसको कैसे सोचा जा सकता है, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा कर लो, लिख लो, लिख लो। बॉडी कोलाइड्स आफ्टर 0.5 सेकेंड। बॉडी में 0.5 सेकेंड के बाद अगर टक्कर हो गई, बॉडी कोलाइड्स आफ्टर 0.5 सेकेंड। अब हमसे पूछा है कि अगर बॉडी 0.5 सेकेंड के बाद अगर टकरा रही है तो वैल्यू ऑफ x कितना होगा, वैल्यू ऑफ x कितना होगा। अब जरा इन बात को थोड़ा तरीके से समझो। ये 10 तो चलो अपनी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा था, इधर जो ये 20 है इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। इस 20 के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इस तरफ जो होगा 20 cos थीटा, और एक बनेगा ऊपर की तरफ जो होगा 20 sin थीटा, 20 sin थीटा। ठीक है बात, मुझे यहाँ पे थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जरा दिमाग लगा के सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, आराम से सोचना। अगर 2 कार है, दोनों एक ही स्पीड से चले तो दोनों को लगेगा कि दोनों रेस्ट पे। तो अगर मैंने इस 10 मीटर पर सेकेंड को इस 20 sin थीटा के बराबर कर दिया, तो इसका फायदा ये होगा कि ये बॉडी रुक जाएगी, सोच के देखो, और ये जाके इसको टक्कर मारेगा। बात समझ में आ रही? अगर मैंने ऊपर की दोनों वेलोसिटी को बराबर कर दिया, 2 कार चल रही थी, माना इसके 2 कंपोनेंट हैं, अब 20 के तुमने 2 कंपोनेंट कर दिए तो ये कहां बचा, ये तो रहा ही नहीं ना। अब इसके 2 पार्ट हो गए, एक 20 sin थीटा ऊपर और 20 cos थीटा आगे, और तुमने क्या कर दिया, तुमने इस 10 को बराबर कर दिया इस 20 sin 30 से। इसका मतलब तुमने यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली 30 डिग्री, है ना।
sin 30 1/2 हो गया, या थीटा आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर मेरा 20 sin 30 10 के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये 10 kg वाली बॉडी रुकी हुई जैसी महसूस हो। दोनों वेलोसिटी मैंने बराबर कर दिया, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगेगा रेस्ट पे। इस बॉडी को ये 20 मीटर sin थीटा वाला कंपोनेंट फील ही नहीं होगा, तो कैसा लगेगा? फील वाला डायग्राम कैसा है देखो। इसका जो फील वाला डायग्राम है ये कैसा है? ये B नाम की बॉडी और ये B नाम की बॉडी यहाँ रुकी हुई, और ये जो है A नाम की बॉडी, ये A नाम की बॉडी ऐसे आगे और इसको आके ऐसे करके टक्कर मारी। A नाम की बॉडी आके इसको टक्कर मारा। कितने से टक्कर मार रही है? तो ये मार रही है 20 cos थीटा हम निकाल चुके हैं, cos 30 की वैल्यू √3/2। इससे आके टक्कर मार रहे हैं, और यही तो ये चाहता था, इस तरीके से आके टक्कर मार। हम भी तो ये चाहते थे कि कोलिजन हो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कोलिजन कितने टाइम में हो रहा है? 0.5 सेकंड में। समझ के देखो बात समझ में क्या चल रहा है। तो ये एक आसान तरीका है इसको सोचने का। तो जब तुम यहां से इसको सोचोगे तो तुमको चाहिए था x, तो x का मतलब क्या है? ये x डिस्टेंस है, इसके लिए तुम करोगे स्पीड, और स्पीड इनटू तुम कर दोगे टाइम, यही तो तुम करोगे। ये तुम्हारा x निकल जाएगा, स्पीड रखोगे तुम 20, अब यहाँ पे cos 30 है तो 20 √3/2, 20 √3/2 यहाँ से, और टाइम तुम कहते हो 1/2। सॉल्व कर दो, 10 और साथ में √3, यानी कि कितना आ गया? 5√3। इसने x की वैल्यू पूछी, आ गया ना 5√3। लॉजिक बहुत सिंपल है कि x की वैल्यू चलो यहां से मेरे पास आ रही है 5√3, लेकिन समझना देखो थॉट कैसे याद रखें। जब भी मेरे से कोलिजन वाला सवाल पूछा जाएगा, मैं हमेशा क्या करूंगा? बॉडी के जो देखो इस लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा है ना, इस लाइन के लॉन्ग, तो जिस लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा होगा मैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बराबर कर दूंगा, काम खत्म। लिख लो कंक्लूजन, लिखो कंक्लूजन। जब भी सेम लेवल पर कोलिजन हो, जब भी सेम लेवल पर कोलिजन हो, तब मोशन के लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट को, तब मोशन के लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दो। तब मोशन के लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दो। मोशन के लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दो। जैसे तुम मोशन के लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। यह है कोलिजन की खास, यह है कोलिजन की खास बात, समझ रहे हो? ठीक है, एक अपने पास चलो ठीक है। अब ये है कोलिजन वाले सवाल। अब जो अगला सेक्शन जो आता है, कर लोगे ना कोलिजन वाले सवाल, बात समझ में क्या कर रहे हैं हमेशा, और ये फास्ट सॉल्व होगा तुरंत। बच्चा इसमें होता है कंफ्यूज, भयानक कंफ्यूज, आलतू फालतू मेथड क्या करते हैं छोटे बच्चे, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, कहीं कहीं टकराएगी, माना टी टाइम में टकराएगी, सुबह तक बात चलती रहेगी, आंसर में कंफ्यूज होगी। ऐसे लगाओ, मजा आ जाएगा। अब चलो, अब थोड़ा सा रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। हेडिंग डालिए, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम में हम कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहे, बस बेसिक से चलेंगे, दोनों काम हो जाएगा। बहुत आसान है, बस उनको उसको समझना है। कुछ टर्म्स नाम नोमेनक्लेचर इसका पढ़ना चाहिए। हेडिंग दे दो रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम और कुछ नोमेनक्लेचर देखो। रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहली बात देखो इसमें क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं। देखो पहला VAB लिखा हुआ है। अच्छा VAB लिखा है, इसको अभी लिखना मत, सुनो पहले। VAB आएगा तो समझ जाओगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v। यहाँ पे चलता कौन है, मैन या फिर बोट या फिर स्विमर, तीनों एक है। सुनो, मैन चले मतलब मैन तैरे, स्विमर हो एक ही बात है, बोट हो तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पे सारी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, रिवर के रिस्पेक्ट में। तो लिख लो मीनिंग,
वी एम आर कहीं लिखा रहे, इसका मीनिंग तुमको समझ में आना चाहिए। वी एम आर, अब देखो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये तो देख के लग रहा है ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। पहला मतलब तो ये है इसका, लेकिन इस मतलब से बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला। लेकिन हम प्रैक्टिस करके आ चुके हैं कि जिसको हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे उसको हम रोक देते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन व्हेन रिवर इज एट रेस्ट। इसको थोड़ा समझदारी से बोलोगे तो तुम बोल सकते हो ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। यही तो बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ऐसा बोलते हो। और ये है काम की बात, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो हम इसका नाम रख रहे हैं, कैसे कैसे इसको पुकारेंगे। कोई कहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कोई कहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन व्हेन रिवर इज एट रेस्ट, कोई कहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अच्छी बात तो ये है कि वेलोसिटी ऑफ मैन बोला जाए, वेलोसिटी ऑफ बोट बोला जाए और वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोला जाए, तीनों एक है। लिख लो इस बात, वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्लिक देख लिख लो, स्विमर, फिर ऑब्लिक देख लिख लो, बोट इन स्टिल वाटर, तीनों को वीएमआर ही बोलते हैं। मैन हो, बोट हो या फिर स्विमर हो, तीनों एक है, तीनों एक है। तीनों में से किसी से भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक सवाल है बड़ा अच्छा। इसने कहा है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना है। हेडिंग दो, टारगेट 1 टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। हम शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं। इसको मिटाता हूं और बात समझो, बस डायग्राम का खेल है। डायग्राम तुमको बनाने आ गया, बस एक इससे आसान कोई काम ही नहीं होता। डायग्राम बस इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रहा सिचुएशन, ये रिवर जैसे मान रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई ले रहे हैं यहां से यहां तक की, इसको हमने नाम दे दिया है डी। और इसने कहा है हमारा पहला टारगेट है कि हम चाहते हैं कि हम इसको क्रॉस तो करें लेकिन हमारा पाथ बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो। शॉर्टेस्ट पाथ हो मतलब हम बिल्कुल सीधा नहीं जा पाए, मतलब हम जहां यहां से खड़े होकर शॉर्टेस्ट बोलोगे तो कहां बोलोगे, यहां ठीक सामने, तभी हो पाएगा शॉर्टेस्ट। मतलब अल्टीमेटली लाइन ऐसी होगी तभी ये शॉर्टेस्ट कहलाएगा। ये समझ रहे हो, यहां से शुरुआत हो और यहां पे ही खत्म हो तभी पाथ शॉर्टेस्ट है। परंतु रिवर ऐसा होने नहीं है। नदी का फ्लो ऐसे, नदी का फ्लो ऐसे, ये हमने माना नदी का फ्लो, माना इसका नाम हमने वी आर दे दिया, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। कोई आदमी अगर यहां से खड़ा होकर तैरेगा, नदी इसको पुश कर देगी, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं। आदमी चाहता है यहां जाए क्योंकि तभी उसका पाथ शॉर्टेस्ट होगा। इसका मतलब उस आदमी को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसको थोड़ा टेढ़ा चलना पड़ेगा। आदमी को थोड़ा टेढ़ा चलना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग थोड़ी सी ऐसी लेनी पड़ेगी। और चूंकि स्टार्ट कौन ले रहा है, स्टार्ट ले रहा है स्विमर, स्टार्ट ले रहा है बोट। इसका मतलब इसको तुम लिखोगे VMR, ये होगा तुम्हारा VMR। तो तुमने क्या किया, तुमने VMR को यहां से किसी एंगल पे अब इसको स्टार्ट दिलवा दिया। तुमने सीधा स्टार्ट नहीं लिया। कैसे, फायदा देखो, हमने टेढ़ा ही स्टार्ट ले लिया, नदी है ही से हमको पुश करते 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 जब हम अंदर होते होते नदी हमको यहां पहुंचा देगी। और हम भी तो यही चाहते थे कि यहां से चले यहां पहुंचे तभी मेरा पाथ सीधा होता। शुरुआत वाला सिचुएशन याद करो, तुम यहां से जब सीधा देखोगे तो एकदम सामने ही दिखेगा। तो जब तुम यहां से चलो बीच में क्या हो, मतलब नहीं, तुम यहां पहुंच गए तभी तुम्हारा पाथ सबसे छोटा होगा। अब तुमने यहां लिया, अब इसके VMR के दो कंपोनेंट तुमको करने चाहिए। एक तुमको जो लेके जाएगा वो कौन है ऊपर की तरफ, वो है तुम्हारा VMR और cos थीटा, यही तुमको पहुंचाएगा यहां से लेके वहां तक। ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन था और तुम चाहते थे सीधा पहुंचने के लिए, तो फाइनल यहां था, पहुंचाएगा VMR cos थीटा। मतलब इसका दूसरा कंपोनेंट है जो इधर अभी बाकी है और उसका नाम है VMR sin थीटा। तुम सोचो इस VMR sin थीटा ने क्या किया होगा, हाँ, इस VMR sin थीटा ने इस VR से लड़ाई की होगी, क्योंकि VR तो किस तरफ है और VR हर तरफ है। VR यहां पे भी है, VR यहां पे भी है। मतलब अगर मेरा VMR sin थीटा इस VR से लड़ाई करके बराबर हो जाए, तब हम इधर उधर डेविएट नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे इसी रास्ते पे यहां पहुंचेंगे। एग्जैक्ट बराबर हो जाए दोनों, कौन कौन, ये और ये।
तो मेरी जो वेलोसिटी थी, जो मेरे हिस्से की वेलोसिटी थी VMR, उसके हमने कर लिए दो टुकड़े। VMR cos थीटा मुझे ऊपर लेके जा रहा है और VMR sin थीटा लड़ाई कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर से। अब तब जाके इससे फायदा क्या होगा समझो, यहां से तुम sin थीटा निकाल पाओगे। अब sin थीटा जब तुम निकाल पाओगे तभी तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि आखिर मुझे कितना टेढ़ा होकर चलना है। तो यहां से जब भी एंगल निकालने की बात हो तो इसकी जरूरत दी जाती है, ये एंगल निकालने के काम आता है, एंगल फाइंड करने के काम आता है। एंगल बोले तो डायरेक्शन से होता है, एंगल निकालने के काम आएगा। अब यही सब बात यहां पे पूछी जाती है, सब कुछ सबका रोल पूछा जाता है। थीटा फाइंड करने के लिए इसका काम कर लेना। अब चलो अच्छी बात सुनो, अब वो हमारा टारगेट तो अल्टीमेटली है टाइम कितना लगेगा। जरा सोच के देखो, अगर मैं टाइम खेलूं, एक्सीलरेशन जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पूरे के पूरे टॉपिक में एक्सीलरेशन के जैसा कुछ नहीं है। मतलब अगर मुझे टाइम निकालना है तो सिंपली मुझे उस डायरेक्शन की तरफ उधर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए और उसी तरफ की वेलोसिटी चाहिए। जिस तरफ का डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी, माना ये टाइम मेरा t है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा तो d है और उस तरफ की वेलोसिटी मेरे पास VMR cos थीटा, VMR cos थीटा, ये मेरे पास टाइम आया। क्या ये जनरल फार्मूला हो सकता है टाइम का? बिल्कुल हो सकता है, ये टाइम का जनरल फार्मूला हो सकता है VMR cos थीटा, जनरल फार्मूला टाइम का। क्या मुझे याद करना चाहिए? तो याद इसको नहीं, डायग्राम को करना चाहिए कि मुझे टेढ़ा चलना है और जैसे ही मेरा VMR के दो कंपोनेंट कर लूंगा, दो कंपोनेंट करूंगा, एक ऊपर लेके जाएगा, दूसरा नदी के वेलोसिटी से लड़ाई कर रहा है, दोनों को बराबर कर दिए। इनमें से हम दोनों बराबर है तो हम बिल्कुल सीधे 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 पहुंच रहे हैं और उसके बाद से T d/VMR cos थीटा, ये हमारा टाइम निकल जाए। ये तो टाइम का जनरल फार्मूला है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा समझदारी से कराया जा सकता है, थोड़ा इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इतना करने के बाद से कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, हमसे पूछता है कि बताओ मैं तो अब मिनिमम टाइम पे पहुंचना चाहता हूं। क्वेश्चन कहेगा कि मैं मिनिमम टाइम पे पहुंचना चाहता हूं। मिनिमम टाइम, देखो अच्छी बात समझो, T = d/VMR cos थीटा। मेरा टारगेट अगर यहां से, मान लो अगला सवाल कहीं किसी ने मेरे से पूछा कि भाई मुझे टाइम को मिनिमम करना है, टाइम को मिनिमम करने के लिए नीचे वाले टर्म को मैक्सिमम करना होगा, तो cos थीटा मेरे हाथ में है, तो मैं cos थीटा को क्या करना चाहिए? मुझे cos थीटा को मैक्सिमम कर देना चाहिए। इसका मतलब है मुझे थीटा को कर देना चाहिए 0, तभी ये cos थीटा मैक्सिमम होके क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब जब मेरे से कोई कहेगा कि आप बताओ कि t मिनिमम कितना लगेगा, तो मैं उसको बोलूंगा d/VMR, d/VMR। कोई पूछा कैसे लाए, तो तुम कहना कि हमने cos थीटा को मैक्सिमम किया है, नीचे का टर्म मैक्सिमम होगा तभी तो टाइम मिनिमम होगा। अब cos थीटा को तुम अगर 0 कर दोगे, इसका मतलब थीटा क्या था? ये वो एंगल था जहां से तुमने स्टार्ट लिया था। अगर तुमने cos थीटा को 0 कर दिया तो तुम सोचो तुमने स्टार्ट कैसे लिया। cos थीटा को 0 करने का मतलब था, इस डायग्राम को यहां बनाता हूं, cos थीटा को 0 करने वाला ये d डेप्थ, नदी का फ्लो तो रहेगा ही सही। अब तुमने cos थीटा को 0 कर दिया, थीटा तुम यहां से मेजर करते थे, वर्टिकल से थीटा मेजर करते थे, तुमने थीटा को 0 करके स्टार्ट किया है, मतलब तुमने इसी लाइन पे स्टार्ट ले लिया है और यही लाइन जो है दिस विल बी VMR। तुमने सीधा स्टार्ट ले लिया, तुमने सीधा स्टार्ट ले लिया और देखो गजब की बात, नदी ने तुमको ऐसे पुश किया है इधर VR से। और तुम सोच के देखो, जब तुम सीधा स्टार्ट लोगे तो तुम डायरेक्ट यहां पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम किसी दूरी पे पहुंच पाओगे। यहां तुम जाना चाहते थे x पे, मान लो फाइनल पॉइंट मेरा x है, लेकिन तुम पहुंच जाओगे x डैश पे, क्योंकि नदी हर बार पुश करेगी तुमको। मतलब हम चलना चाह रहे थे x पे, हम पहुंच जाएंगे x डैश पे और यहां से यहां कुछ दूरी पे, मतलब मेरा घर अगर यहां था, मेरा घर अगर यहां है, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा यहां। अब यहां से वहां अपने को पहुंचा कौन रहा है? रिवर। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये जो x डैश है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट कराया किसने? रिवर ने। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर को जितने टाइम तुम तैरोगे उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ड्रिफ्ट निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। उधर आके यहां से वहां भेज किसने दिया? ड्रिफ्ट ने, यानी कि रिवर की वेलोसिटी। तो उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से तुमने इसमें दोनों काम कर लिया, टाइम मिनिमम भी निकाल लिया और पाथ मिनिमम भी निकाल लिया।
तो मेन फॉर्मूला ये है। किसी को अगर ये ध्यान में रह जाए डायग्राम के साथ, किसी को अगर ये डायग्राम के साथ याद है तो अगला वो कोई भी केस यहां से निकाल सकता है। ये इसकी बात है। ऐसे सवाल इस पे बनते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन कर दो इस पे, लिखो तो, लिखो स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर is 20 meter per second. Speed of swimmer in still water is 20 meter per second. मतलब ये क्या दे रखा है? VMR। आगे कह रहा है रिवर इज फ्लोइंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर किससे फ्लो करा रहे हो? 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर फ्लो करा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब तुम्हारे पास अभी तक जो मैंने बोला है उसमें तुमको VMR गिवन है। ये यहां लिखता हूं क्वेश्चन। तुम्हारे पास VMR भी दे दिया और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया। VMR की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 20 मीटर पर सेकेंड। तो VMR मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तक की बात से तो ये पता चला। आगे क्वेश्चन कहता है if he is standing on the south bank, if he is standing on the south bank and wish to cross the river along shortest path, आदमी साउथ किनारे पे खड़ा है और रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट और रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करा रहे हो। फाइंड द एंगल एट विच ही शुड स्टार्ट स्विमिंग। फाइंड द एंगल एट विच ही शुड स्टार्ट स्विमिंग। कितने एंगल पर उसको स्विम करना चाहिए? कितने एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए? बताओ। एक लाइन का सवाल है तो तुमको एंगल निकालना हो हमेशा। जब जब एंगल निकालना हो तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को बराबर करिए VMR। ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये वाला। तो तुमने क्या कर दिया? तुमने वेलोसिटी ऑफ रिवर को बराबर कर दिया VMR और साथ में इसके साइन थीटा से। और VR तुम जानते हो तुम्हारे पास है 10 और VMR तुम्हारे पास 20 है। तो साइन थीटा को 1/2 होना पड़ेगा, थीटा को होना पड़ेगा 30। एक एक लाइन का सवाल है, 2019 से पूछा हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन के लिए इतनी जो थ्योरी है ये देखने में लग रही बहुत कम लेकिन बहुत सफिशिएंट है, बहुत तरीके से अरेंज है। इसको आप जब जब देखेंगे आपका काम बहुत आसानी से होगा, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता इसमें नहीं। अगर आपसे कोई पूछे रिजल्टेंट स्पीड किसी भी कंडीशन में रिजल्टेंट स्पीड पूछे तो जरा आप देखिए रिजल्टेंट स्पीड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कभी कोई पूछते हैं, देखो मैं बताता हूं। रिजल्टेंट स्पीड पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। रिजल्टेंट स्पीड मतलब ग्राउंड से देखने पे कैसा महसूस होगा। तो जरा देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसा रहेगा, ऐसा। वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा है और उसके बाद से मान लो आदमी ने सीधा चलना शुरू किया। तो बताओ सीधा चलेगा तो उसका टाइम लगेगा कम। सोच के देखो, सीधा जो चला था तो टाइम मिनिमम किया था ना हमने। तो देखो तो ये तो हो गया भैया VMR और ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रिवर। दो वेक्टर ऐसे हो गए तो रिजल्टेंट तो यही होगा, ये होगा रिजल्टेंट। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? अंडर रूट कर देंगे VR का स्क्वायर प्लस यहां से VMR का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी जो उसको किसी थर्ड पार्टी को ग्राउंड से दिखेगा। तो कभी कभी पूछते हैं कि बताओ ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है? तो भाई ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में यही है, यही स्पीड है ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये आएगी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब एक आदमी जो ग्राउंड से खड़ा है अगर वो स्विमर का हाल देखना चाहे तो उसको ये काम करना पड़ेगा। बस ये लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। अब जो अगला जो हमारा प्रोफाइल है वो आता है रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम में क्या है सिचुएशन समझिएगा। रेनमैन प्रॉब्लम में जब
पूछा जाता है कि मैं छाता कैसे लगाऊं, बारिश हो रही है, तो तुम सोचो जीवन में कभी भी हम इतना फिजिक्स कैलकुलेट करके छाता नहीं लगाते, उतना एंगल कैलकुलेट करेंगे तब तक तो भीग जाएंगे। बारिश होती है और फट से छाता लगाते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो जिस तरीके, मान लो खड़े हुए हैं, सीधी बारिश हो रही है, सीधा छाता लगा लिया, कॉमन सेंस की बात है। बारिश कभी कभी उधर से आ रही होती है, टेढ़े एंगल पे लगा लिया। प्रॉब्लम कब आती है? जब तुम दौड़ो, जब तुम दौड़ रहे हो और तब बारिश अगर सीधी भी हो रही होगी तब भी तुमको छाता आगे करके लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के तुम सोचो, मान लो हम 3-4 जने हैं और 3-4 जने साथ में जा रहे हैं, सपोज करिए हम 4 दोस्त हैं मानो, और 4 दोस्त साथ में जा रहे हैं। उस 4 दोस्त में एक आदमी बोला थक गया, वो बैठ गया, और एक आदमी क्या किया, बाइक पे तेजी से जा रहा है ना, और एक आदमी क्या कर रहा, एक आदमी उल्टा जा रहा है, गुस्सा हो गया, लड़ाई बड़ी हो रहा है। तो उस कंडीशन में अब बारिश हुई है, तो बारिश मान लो वर्टिकल हुई, तो बैठे हुए आदमी के लिए तो वर्टिकल होगी, जो आगे जा रहा है वो छाता ऐसे लगाएगा, जो उधर जा रहा है वो छाता ऐसे लगाएगा। तुम सोच के देखो, है ना। कहने का मतलब ये है कि एक ही तरह की बारिश, लेकिन छाता लगाने का स्टाइल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मान लो कि मुझे बारिश आगे से फील हो रही तो मैं आगे से छाता लगाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा बगल वाला तो ऐसे छाता लगा रहा है, उसको देख के थोड़ी मैं छाता चेंज करूंगा। मैं छाता उधर लगाऊंगा जिधर मुझे बारिश फील होगी। मतलब आदमी छाता उधर लगाता है जिधर उसको बारिश फील होती है। मतलब कुल मिला के आदमी छाता कहाँ लगाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। सोचो, अब जो आर आएगा ना वो रेन के लिए आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। लिख लो इस बात को, रेन मैन प्रॉब्लम में लिखने में बड़ा अजीब है लेकिन लगता है बहुत काम का, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिखो, मैं छाता उसी तरफ लगाता हूं जिस तरफ मुझे बारिश फील होती है। मैं छाता उसी तरफ लगाता हूं जिस तरफ मुझे बारिश फील होती है। हम बचपन से ये करते हैं और इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड। मतलब कुल मिला के मैं छाता लगाता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन की तरफ, एज सीन बाय मैन की तरफ। अब इसको अच्छे से अगर बोलें तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन मैन इज एट रेस्ट। सोच के देखो, हम तो हमेशा से दूसरे नंबर वाले को रोकते आए हैं। और आसान काम कब रहेगा? जब बारिश हो लेकिन हम रुके हो। तो छाता का सिचुएशन समझना बहुत आसान है। तो हम हमेशा, हमारा टारगेट जब छाता लगाने की बात होगी तो VRM फाइंड करना होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कह दो, या फिर कह दो वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा बोलो तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन मैन इज एट रेस्ट, है ना बात। अब चलो इसी पे एक सवाल करते हैं, इस पे लिखो, a man is walking on a road, with velocity 3 km/h। एक आदमी है जो रोड पे चल रहा है 3 km/h से। एक आदमी है जो रोड पे चल रहा है 3 km/h से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन है अगर, तो क्या बोलोगे इसको? वेलोसिटी ऑफ मैन है, उधर चल रहा है तो क्या बोलोगे? 3i कैप। देखो रेन मैन प्रॉब्लम में तुम क्या करना, हमेशा i को कैप और j कैप यूज करना, काम आसान रहेगा, गलती नहीं। अब देखो कह रहा है कि आदमी चल रहा है 3 km/h से। देखो सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग, अचानक बारिश हुई विथ वेलोसिटी 10 km/h। आदमी चल रहा था, अचानक से बारिश हुई और बारिश की वेलोसिटी है 10 km/h। ठीक है भाई, आदमी चला, बारिश हुई, बारिश ऐसे आई है और वो आई है 10 नहीं, 10 - j के बोलना ज्यादा सही रहेगा भाई। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है भाई, अब रिवर वाली बात नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। और ये रहा हमारे पास 10 के साथ माइनस का j के, ये बात ठीक है। अब समझना क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताना है। बहुत आसान है लेकिन समझने के लिए दिया है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बताना चाहते हो। वेलोसिटी ऑफ रेन -10 j कैप और वेलोसिटी ऑफ मैन 3i कैप।
ये बहुत अच्छा सिचुएशन बन के आया, तुम समझो कैसे बन के आया, इसको ऐसे समझ लो, ये देखो आई भी निगेटिव मतलब इधर कहीं, जे भी निगेटिव मतलब नीचे है पूरी गारंटी, मतलब कहीं इस लाइन में कहीं है, इस लाइन में कहीं है। सोच के देखो रिलेटिव वेलोसिटी उसको ऐसे ट्रेड करो, छाता कहां लगाएगा वो? ऊपर। ऐसे तो नहीं कैसे लगा देगा छाता, छाता तो ऐसे पकड़ेगा ना वो आदमी, ऐसे पकड़ेगा छाता। तो इस तरीके से यहाँ पे वो छाता अपना इस तरीके से लगाए, इस तरीके से छाता लगाए, किसी एंगल में लगाए, कर लेंगे जब कैलकुलेट करना हो। बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं? छाता कहां लगाएगा उसके लिए एंगल निकालना पड़ता है, तो tan थीटा से निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल देना, tan थीटा से निकल जाएगा, कर सकते हैं। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी जिसको निकालने का तरीका है। अच्छा अब मान लो किसने मैग्नीट्यूड पूछ दिया, तुम बोलोगे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस भी करके स्क्वायर करोगे, बात हुई हमारी। तो छाता कैसे पकड़ेगा ऐसे निकाल सकते हैं। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि जब भी मेरे से पूछा जाए छाता कैसे पकड़ोगे, मतलब वो मेरे से पूछा जा रहा है कि तुमको बारिश फील कैसे हो रही है, दैट्स ऑल। तुमको बारिश फील कैसे रहा, बाकी अपनी बुद्धि है। हाँ माना मुझे बारिश नीचे फील हो रही, होना भी चाहिए ना भाई, तो छाता तो उसको ऊपर ही लगाऊंगा, तो छाता ऊपर वाली लाइन पे लगाऊंगा ऐसे, ठीक है। तो इस पे इस तरह से सोचा जाता है। चलो अब इसके बाद इसमें रेन पे एक और सवाल तुमको करना चाहिए। रेन पे एक और सवाल कर लिखो, rain is falling vertically, rain is falling vertically at an angle of 30 degree, rain is falling vertically, या फिर थोड़ा चेंज करो सवाल को, लिखो rain is falling at an angle of 30 degree with vertical, rain is falling at an angle of 30 degree with vertical at 20 meter per second, बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री के कोण पे हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 30 डिग्री के कोण पे 20 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ, so that rain appears to fall vertically with respect to him, ताकि बारिश उसको एकदम से वर्टिकल फील हो, so that rain appears to fall vertically with respect to him। बारिश हो तो रही थी वर्टिकल से 30 डिग्री पे, लेकिन आदमी ऐसे भागे कि उसको लगे कि बारिश बिल्कुल सीधी हो रही है। तो आदमी के भागने का स्टाइल ऐसा रखना है कि बारिश उसको सीधी फील हो, और रेन ऐसे सही मायने में बारिश हो रही है वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल। आदमी के भागने के स्टाइल पे सोचो, बताओ स्टाइल कितना रखोगे? वर्टिकल से बारिश हो रही है 20 मीटर पर सेकंड, बारिश की अगर बात करोगे ये रहा मेरा वर्टिकल, और इसको इस तरीके से मानो बारिश हो रही, बादल जहां जहां आएगा तो बारिश कुछ इस तरीके से हो रही। एक को पकड़ लो, ये इस तरीके से पकड़ लो। अच्छा क्वेश्चन ने कहा है कि ये एंगल मेरा 30 डिग्री और बारिश हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो क्या इस 20 के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक 20 cos 60 और एक 20 sin 60। सोच के देखो, एक मुझे करना पड़ेगा इधर कंपोनेंट और एक मुझे करना पड़ेगा इधर कंपोनेंट। तो नीचे वाला तो मेरे पास लग रहा है कि 20 cos 30 आएगा और ऊपर वाला मेरे पास आएगा 20 sin 30। अब सोचो इसके ठीक नीचे कोई आदमी है, इसके ठीक नीचे ये आदमी है। इस आदमी के भागने का स्टाइल ऐसा रखो, ये आदमी इधर भागा, अब जब ये आदमी इधर भागा इसकी वेलोसिटी इधर होगी, माना ये vm से भाग रहा है, तो अगर ये vm, ध्यान से देखना, अगर ये vm 20 sin थीटा के बराबर हो जाए, अगर ये vm 20 sin थीटा के बराबर हो जाए, मतलब इस आदमी को 20 sin थीटा फील ही नहीं होगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा ना, तो कहेगा बारिश सीधी हो रही है। समझो बारिश थी एंगल पे, मैंने तो पहले उसके दो टुकड़े कर दिए तो एंगल बचा ही नहीं,
एक उधर हो गया और एक नीचे हो गया। मैं उधर वाली स्पीड के बराबर से भाग जाऊंगा, वही बात, दो कार सेम स्पीड से चले, दोनों एक दूसरे को रेस्ट में मानती है, तो हमको कुछ नहीं करना। अब आदमी की वेलोसिटी को उस 20 sin थीटा के बराबर कर दो, तो आदमी की वेलोसिटी को रखनी पड़ेगी 20, अब sin थीटा माने sin 30, डायरेक्ट लिख देता हूं, ये मेरे पास sin 30 है और जो कि 1/2 है, यानी कि ये हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 मीटर और साथ में पर सेकंड। ये ऐसे सोचा जाता है, ऐसे सोचा जाता है, ठीक है, समझ जाओगे। चलो अब जो अगला टॉपिक आता है, इसमें ग्राफिकल बातें करते हैं। जो भी ग्राफ है काइनेटिक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बात चलती है। तो काइनेटिक्स के अंदर जो ग्राफ है उसमें तुम जानते ही हो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब पे चलता है। घड़ी दो ग्राफ बेस्ड इन काइनेमेटिक्स, ग्राफ बेस्ड इन काइनेमेटिक्स। ग्राफ पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, ग्राफ में सवाल कैसे। काइनेमेटिक्स में ग्राफ का रोल बहुत सिंपल है। देखो, अगर मेरे पास कहीं xt का फंक्शन हो और xt के फंक्शन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे vt का फंक्शन मिलेगा, और उसको अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे at का फंक्शन मिलना चाहिए। पहली बात तो ये। अब जरा समझना, एक अच्छी बात तुमको बताता हूं। ये x को तुम पोजीशन में बोल के बोलना चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट है। जब इसको तुम चेंज इन पोजीशन बोलोगे तो ये अपने आप चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब सीधा सीधा ग्राफ में क्या होता है, स्लोप, यानी कि जब जब ग्राफ में डिफरेंशिएशन की बात हो तब तुम समझना कि स्लोप निकालने के लिए कहेगा। और स्लोप जब भी तुम निकालते हो तुम्हारे मन में तुरंत आता है कि अच्छा tan थीटा की बात हो रही हो, तो स्लोप की बात जब भी आए तो तुम समझना tan थीटा की बात हो रही है। तो थोड़ी सी बात तुमको मैं स्लोप की बताता हूं। अगर लाइन बिल्कुल सीधी हो तो स्लोप निकालने के लिए एंगल हमेशा x एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो नीचे वाली एक्सिस है, इससे मेजर किया जाएगा, तो यहाँ पे थीटा 0, और थीटा जब x एक्सिस से इसका थीटा 0, मतलब कि यहाँ पे कहा जाएगा स्लोप 0 है। अगर मान लो कहीं पे लाइन ऐसी चल रही है तो यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा की खासियत बात ये है, ये 90 से कम है, ये थीटा 90 से कम है। अब जब ये 90 से कम है तो tan थीटा 90 से कम होने पे अपनी को पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब यहाँ पे ये थीटा ये रहा 90 से कम है, यानी कि tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब तुम यहाँ कह सकते हो कि स्लोप की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। परंतु कभी कभी स्लोप तुमको ऐसा मिलेगा, स्लोप तुमको ऐसा मिलेगा। स्लोप के लिए फिक्स है, एंगल हमेशा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब यहाँ पे जो थीटा ये बन के आ रहा है ये ज्यादा है, किससे, 90 डिग्री से। जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो उस कंडीशन में जो tan थीटा होता है अपनी वैल्यू को नेगेटिव कर देता है। तो इस कंडीशन में तुम बोलोगे कि स्लोप की वैल्यू होगी नेगेटिव। ये स्लोप का बेसिक आइडिया है जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी स्लोप के बाद से अब इस पे बात आती है, अब ग्राफ को सीखेंगे xt ग्राफ, यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर xt ग्राफ हो तो उसका जो हमारे को स्लोप मिलेगा, xt ग्राफ के स्लोप से अपने को वेलोसिटी का पता लगेगा, xt ग्राफ के स्लोप से अपने को वेलोसिटी का पता लगेगा। सही है, डाउन। अब xt ग्राफ पे थोड़ी सी बात कर लो। xt ग्राफ पे थोड़ी सी बात करो, फटाफट कर लो xt ग्राफ। पहला, मान लो कोई ग्राफ ऐसा दे रखा है, ऊपर में x नीचे में t। दूसरी बात कर लो, ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऊपर में x नीचे में t। तीसरी बात कर लो, कोई ग्राफ ये इसने ऐसे दे दिया, ऊपर में x नीचे में t। तीन ग्राफ इसमें दे दिए। चलो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। xt ग्राफ, सबसे पहले देखो यहाँ पे स्लोप इक्वल्स टू 0, स्लोप इक्वल्स टू 0 मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ऐसे देख के भी लग रहा है जो पोजीशन यहाँ है, टाइम तो बढ़ रहा था लेकिन पोजीशन फिक्स है, तो वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये स्लोप है पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी पॉजिटिव। दूसरी बात, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, थीटा सेम लग रहा है, एकदम सीधी लाइन है, थीटा जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है। और xt ग्राफ में स्लोप, स्लोप मतलब थीटा, थीटा मतलब tan थीटा, मतलब बात हो रही है वेलोसिटी की। तो यहाँ से थीटा जो कि कांस्टेंट है, थीटा जो कि कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी यहाँ कांस्टेंट हो। अब आ जाओ यहाँ,
इसने तो टाइम ही कांस्टेंट कर दिया, ये ग्राफ नॉट पॉसिबल, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दूसरी भाषा में थीटा को कर दिया इसने 90 डिग्री, tan 90 डिफाइन नहीं होता। सही है। अब आ जाओ इसमें अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मान लो हमारे को ग्राफ अब आगे इस स्टाइल में दिखे। अब अगर हमको ग्राफ दिखे इस स्टाइल में, इसका इंक नहीं है, रेड फेंक दो, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास t है। अब अगर मान लो किसी कारण से ग्राफ मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ग्राफ अगर ऐसा दिख रहा है और अगले कंडीशन में मैं जब ग्राफ बना रहा हूं x और t का, ये ग्राफ मुझे ऐसा दिख रहा है, दोनों में अंतर समझना, दोनों में अंतर समझना। देखो जब ये इस तरीके का है, मतलब इस ग्राफ की टेंडेंसी समय के साथ साथ सीधा होने की। सोच के देखो, सीधा जब हुआ था, सुनना, सीधा जब हुआ था तो समय के साथ साथ इसका स्लोप कैसा होना चाहता है, इनफाइनाइट। और इसकी टेंडेंसी देखो, समय के साथ साथ इसकी टेंडेंसी ऐसे पैरेलल होने की है, तो इसका स्लोप समय के साथ साथ क्या होना चाहता है, 0। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि धीरे धीरे यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी थी और उसके बाद से यहाँ से शुरुआत हुई थी, बात यहाँ से शुरुआत हुआ, सब कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये 0 से शुरू हो रहा है और समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ नेचर इंक्रीजिंग है, किसका, थीटा का। सोचो थीटा पहले यहाँ बिल्कुल ऐसे था, शुरू हुआ था और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, एकदम सीधा हो गया। थीटा बढ़ना xt ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी बढ़ना। और समय के साथ साथ जब भी वेलोसिटी बढ़ती है, इसका मतलब वो है कि वहां पे एक्सलेशन का नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सलेशन वाला ग्राफ है। अब इसके पड़ोस में है, इसको देखो, समय के साथ साथ इसका थीटा बिल्कुल इसके पैरेलल हो गया, पहले कुछ न कुछ था, अब एक समय आया बिल्कुल सीधा हो गया। मतलब अगर तुम यहां से यहां की आगे की बात करो, थीटा बराबर 0 होना चाहता है, इसका मतलब समय के साथ साथ इसका थीटा खुद को कम कर रहा है। xt ग्राफ में थीटा का कम होना मतलब वेलोसिटी का कम होना, और जब वेलोसिटी समय के साथ कम होने लगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सलेशन हो रहा है। मतलब वहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सलेशन का डायरेक्शन उल्टा है, तभी तो वो कम हो रहा है। समझे बात? इसका मतलब इसको डी एक्सलेशन कह दो और ये एक्सलेशन का ग्राफ। अब तुम एक दिमाग लगाओ, इससे पहले तुमने जितने भी ग्राफ देखे थे, 3-4 जो तुमने बनाए थे, उसकी लाइन बिल्कुल सीधी थी। जब लाइन सीधी थी तो कहीं एक्सलेशन की बात नहीं थी। अभी लाइन थोड़ा कर्व हो गया तो एक्सलेशन की बात आई। तो हम एक शॉर्टकट में कैलकुलेशन सोच सकते हैं, xt ग्राफ में एक्सलेशन की बात तभी होगी जब लाइन कर्व्ड हो। xt ग्राफ में एक्सलेशन तभी हो सकता है जब लाइन कर्व्ड हो। xt ग्राफ तुम देखना लाइन अगर सीधी हो तो आंख बंद करके तुम एक्सलेशन 0 कह सकते हो। xt ग्राफ में एक्सलेशन का मतलब लाइन का टेढ़ा मेढ़ा होना जरूरी, जैसे ये है। हाँ, xt ग्राफ चाहे कैसा भी हो, लाइन अगर सीधी हो गई तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सीलरेशन है वो 0 होगा हमेशा। ये तो xt ग्राफ है। xt ग्राफ के बाद से जो अगला केस आता है वो आता है vt ग्राफ का। vt ग्राफ बहुत खास है, इसको मिटाओ क्या? देखो vt ग्राफ इसलिए खास है, ये है वेलोसिटी। कोई भी आदमी वेलोसिटी कब गेन करता है, जब वो समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदले, है ना। जब समय के साथ मैं पोजीशन बदल रहा हूं मतलब मैं चल रहा हूं, वो ये है वेलोसिटी। लेकिन कोई भी आदमी जब वेलोसिटी को चेंज करेगा तो वहां से आएगा एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी बहुत खास है, एक तो पोजीशन बदलने से खुद आया और जब ये खुद बदला तो एक्सीलरेशन आ गया। बात समझो, वेलोसिटी खुद कहां से आया, पोजीशन के बदलने से, और जब वेलोसिटी खुद बदल गया तो एक्सीलरेशन आ गया। मतलब ये गजब है, ये बीच में है बिल्कुल। ये है vt। vt आया कहां से, तो तुमने यहां पे करा होगा dx/dt, और ये अगर खुद बदल गया, अगर इसने खुद को किया dv/dt तो ये दे देगा मेरे को at। इसका मतलब
अगर मेरे पास xt ग्राफ है और उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, मान लिया। लेकिन अगर मेरे पास vt ग्राफ दे दिया तो vt ग्राफ को अगर वापस से इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, तो vt ग्राफ को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस से xt मिलेगा। देखना यहाँ पे x मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। अच्छा, उसके बाद से इस vt को जब तुम डिफरेंशिएट करो, यानी कि जब vt ग्राफ का तुम स्लोप निकालोगे तुमको मिलेगा एक्सेलरेशन। ये भी गजब है। तो अगर तुमसे कोई पूछा जाए, अब तुम अगर यहाँ पे आ जाओ, अगर तुम्हारे पास at ग्राफ होता तो at ग्राफ का अगर तुम इंटीग्रेशन करते तो क्या मिलता, चेंज इन वेलोसिटी। मैंने पहले से बोला है कि ये सब x नहीं चेंज इन x है, v नहीं चेंज इन v है, ये डेल्टा है, चेंज हम पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर तुम vt पे फोकस करो तो vt वाला ग्राफ देखो कितना आसान है, vt वाला ग्राफ कितना आसान है। स्लोप मुझे समझ में आ जाए फिर ग्राफ में कुछ नहीं बचता, स्लोप आ जाए फिर ग्राफ आसान है। जैसे पहला ग्राफ मान लो ऐसा है v और t का, जरा सोचो क्या हुआ होगा। इस ग्राफ में कहीं भी चले जाओ, थीटा जो भी है कांस्टेंट है, तो vt ग्राफ में थीटा कांस्टेंट का मतलब सीधा सीधा होता है एक्सप्रेशन कांस्टेंट। कहीं भी जाओ थीटा कांस्टेंट, तो ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट का ग्राफ है। और काइनेटिक्स में जब भी एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूं v u + at s = t + half at square v square = u square + 2s and so on लगा सकता हूं। यानी कि काइनेटिक्स के सारे इक्वेशन इस ग्राफ में चल जाएंगे। अच्छा, ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने ग्राफ पढ़े हैं सबके नीचे टाइम लिखा हुआ है। अभी हम टाइम एक्स के साथ ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसको मिटाता हूं। अब जरा तुम सोचो, अगर यही vt ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू हुआ होता, यही vt ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू हुआ होता, अब यहां पे इक्वेशन लगाते तो ये u की वैल्यू तुम क्या लिखते, 0, क्योंकि ग्राफ यहां 0 से शुरू हुआ है। लेकिन जब तुम यहां से इक्वेशन लगाते v = u + at, तो यहाँ पे u को तुम 0 नहीं कह सकते थे, u की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, ये होती u, बोलो। बाकी नेचर सेम है, यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट है, एक्सेशन कांस्टेंट होगा, ऐसे चलेगा ग्राफ। लेकिन मानो किसी कारण से तुम ऐसे मानो ये ग्राफ ऊपर से ऐसे है और ये सीधा हो गया और ग्राफ है हमारा vt। जैसे ये ग्राफ सीधा हो गया, देखना इसमें थीटा क्या हो जाता है, 0। याद रखना vt ग्राफ है, vt ग्राफ का थीटा 0 मतलब एक्सप्रेशन 0, एक्सप्रेशन 0 का मतलब क्या होना चाहिए, v = कांस्टेंट। ये तुम ऐसे ही बोल सकते थे कि v तो फिक्स रह गया और समय आगे बढ़ता चला गया, तो यहाँ पे v कांस्टेंट वाला ग्राफ है, सही है। v कांस्टेंट जब होता है एक्सप्रेशन 0 होता है। चलो दूसरा स्टेप भी समझ सकते हैं इसका। मानिए अभी तक यहाँ पे देखना vt ग्राफ में लाइन बिल्कुल सीधी थी, लेकिन एक्सप्रेशन की बात चल रही थी, क्योंकि vt ग्राफ का स्लोप देता है एक्सप्रेशन। अब देखो अगला स्टेप, मान लो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ये vt ग्राफ ऐसा हो जाए, ये v और ये t, इसका थीटा समय के साथ बढ़ रहा है। थीटा का समय के साथ बढ़ जाना मतलब एक्सीलरेशन इसका समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर वाला ग्राफ है कि नहीं। अब देखो इसका उल्टा, अगर ऐसा हो जाता, अगर ऊपर में v नीचे में t रहता और ग्राफ का मुंह ऐसा रहता, तो इसका थीटा समय के साथ कम हो रहा है, ऐसा हो मतलब कम हो। जब समय के साथ इसका थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है, नेगेटिव एक्सप्रेशन वाला। थीटा कम होना मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो रही है, तो समय के साथ इसका एक्सप्रेशन कम कम कम, यहाँ पे आते आते क्या होगा, 0, मतलब ये नेगेटिव एक्सप्रेशन का ग्राफ है। समझ रहे हो, इस तरीके से ग्राफ की बात होती है। ये हमारा vt वाला ग्राफ है। इसके बाद जो इसका लास्ट सेक्शन आता है जिसमें हम बात करते हैं at वाले ग्राफ की, तो at वाले ग्राफ को समझना तो और आसान है। तुम सोचो at ग्राफ अगर तुम्हारे पास मिल गया तो at वाले ग्राफ से तुम्हारे को अगर तुम स्लोप निकालोगे dA/dt तो कुछ नहीं मिलता है। at वाले ग्राफ को जब तुम उसको एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, यानी कि जब उसको तुम आप एक फोन भेज रहा है, आ गए तो भगाओ सब फोड़ दो उसको, आ गए जा गए। चलो at वाला ग्राफ, ये आगे वाली नोटेशन की बहुत चल रही है आजकल, कबाड़ा वाला भी आ गए, हर चीज आ गए, सब्जी वाले भी आ जाते हैं, और वो अंगूर आम संतरे सब आगे जाके। यार तो मुंह से बोल रहा हूँ यार, क्या करूँ, मैं भी तो मुंह से बोल रहा हूँ, माइक लगा लो खड़ा रहूँ, वैसे माइक बोलेगा मैं चुप रहूंगा, ऐसे तो नहीं होता है, मुंह से बोलो यार, इससे भी गुस्सा आता है। आई यहाँ पे a यहाँ पे t,
अब मान लो एटी वाला ग्राफ बहुत आसान, कैसे आसान समझिए, ये मेरा एक्सटी ग्राफ ठीक है, एक्सटी ग्राफ से नीचे उतरे, डिफरेंशिएट किया, मुझे मिला बीटी, थोड़ा नीचे आ रहे, अब मिला एटी, उसके नीचे जा नहीं सकते, अब ऊपर ही जा सकते हैं, मतलब तुमको क्या निकालना चाहिए, एरिया। एरिया का मतलब सीधा होता है कि आप इंटीग्रेट कर दो, एरिया का सीधा मतलब इंटीग्रेशन, मतलब कि एटी ग्राफ से या तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, एटी का फंक्शन या तो इंटीग्रेशन से कुछ काम का देगा, क्या देगा एटी का फंक्शन इंटीग्रेट करके, वेलोसिटी का चेंज, क्योंकि हम बार-बार कहते हैं चेंज लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद से एटी ग्राफ का जब तुम एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, गड़बड़ाना मत। तो ग्राफ चाहे कोई सा भी हो, ऐसे कोई ग्राफ दे दिया, ऐसे कोई ग्राफ दे दिया, अब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। कैसा, किसका एग्जांपल है, ठीक इसी का एग्जांपल है। देखो सही बोल रहा हूं क्या, देखो बीटी ग्राफ अगर ऐसा हो तो एटी ग्राफ ऐसा होगा, बोलो ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा बताना इसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा भैया एक्सटी ग्राफ, तीनों एक ही है, ये सवाल पूछा जाता है, तीनों एक है। एक्सटी ग्राफ ऐसा हुआ था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बढ़ने वाला, बीटी ग्राफ सीधा हुआ या फिर एटी ग्राफ ऐसा हुआ, इस तरीके से बात चलेगी, तीनों कांस्टेंट, डन है। इसका मतलब कभी कभी ग्राफ कन्वर्जन आया तो घबराना नहीं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अभी जितनी ग्राफ हुई है सबके नीचे कौन कौन आया है, टाइम एक्सिस, तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा बताओ, कभी कभी ग्राफ में नीचे मेरा टाइम एक्सिस नहीं आएगा, तब पता है किसकी हेल्प लोगे, तब हेल्प लेना काइनेटिक्स के इक्वेशन की। जैसे कभी कभी ग्राफ में नीचे टी न देके, ग्राफ में नीचे टी न देके वो एस दे देंगे, और ऊपर में भी नीचे में एस, ऊपर में भी नीचे में एस, ऐसा ऊपर में भी नीचे में एस, तो तुम समझ लेना यहां मुझे इक्वेशन लगाना है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ग्राफ ऐसे बनेगा, मॉड्यूल में सवाल है, प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां होमवर्क दे दूंगा, और डाउट अगर आएगा तो प्रॉब्लम वाले सेक्शन में डिस्कस कर दूंगा। अभी आइडिया मिला तुमको, अब तुमको मैं बताता हूं ग्राफ के सवाल एक्चुअली में कैसे होंगे। एक तो ऐसे कन्वर्जन जो हमने कर लिया, एक तो नेचर जो हमने कर लिया, ये सब में नीचे टाइम एक्सिस था। ग्राफ के सवाल में जब भी नीचे टाइम एक्सिस नहीं हो तो तुम तुरंत कहां पहुंच जाओगे, काइनेटिक्स के क्वेश्चन पे। तुम काइनेटिक्स के क्वेश्चन पे जब जाओगे, एक और लगा सकते हो काइनेटिक्स के क्वेश्चन जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन मान लो कभी-कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ, तब क्या करोगे, तब तुम पहुंचना मैथ्स में, और मैथ्स में तुम लगाना इक्वेशन y mx c, यहां से तुम्हारे मोस्टली ग्राफ बन जाएंगे। तो ग्राफ का क्वेश्चन तीन लेवल का आता है, पहला इजी लेवल जिसमें नीचे टाइम एक्सिस हुआ, वो तो बच्चों वाला काम है, बन जाता है। दूसरा मॉडरेट लेवल जिसमें तुमको काइनेटिक्स के इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तीसरा हार्ड लेवल जो अपने को आएगा नहीं, जेईई वगैरह में आता है, आईटी वगैरह खूब आता है। तो तीसरे में आपको इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है, y mx c, बस लिख लो इसको, ऐसा फिर ऐसा। लेवल 1 ऐसा था, ये तुम्हारा लेवल 2 का सवाल मानता हूं मैं, इसको लेवल 3 मानता हूं फटाफट। तो ये इसके अंदर बात थी, ये हमने ग्राफ वाला सेक्शन जो है वो इस तरीके से कर लिया, ठीक है, दैट्स ऑल।